everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में एक बहुत ही जबरदस्त चीज हम पढ़ने वाले हैं, एक समस्या जिसका समाधान आपको मिलने वाला है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाला चैप्टर। जी हाँ, मुझे पता है आप सभी लोगों की एक कॉमन कह सकते हैं प्रॉब्लम है और इसी चीज की शायद शिकायत रखते हो आप कि सर इतने सारे चैप्टर पढ़ना है, इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना है, उसमें एक ये चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, कितना लंबा है, बहुत लंबा है, इसमें इतनी सारी इंडस्ट्रीज है, कैसे पढ़ें, ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम सॉल्विंग पैकेट में मैं आपको इस समस्या का समाधान देता हूं। क्या है समाधान, देखिए। तो मैं आपको कुछ निंजा टेक्निक्स बताने वाला हूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं कि किस तरह से आप उन इंडस्ट्रीज को आसानी से ध्यान कर सकते हो, किस अप्रोच के साथ में इस चैप्टर को पढ़ना, समझना, रिवाइज करना कि वो चीजें आसान हो जाए। ठीक है, तो यहां पर मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाला चैप्टर लेंदी नहीं है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे करके ना बोल रहे होंगे कि हाँ सर लेंदी नहीं है, अब आप बोल रहे हो, तो लेकिन कैसे, वो मैं प्रूव कर देता हूं। ठीक है, वो मैं आपको प्रूव कर देता हूं। तो हम स्टार्ट करते, देखिए आपको इंपॉर्टेंट कुछ चीजें बताऊंगा, इन्हें आप ध्यान रखना, इन्हें ध्यान रखना और इस अप्रोच से चैप्टर को समझना। क्या है, थंब रूल हम चलाएंगे। थंब रूल क्या होता है? थंब रूल मतलब ये होता है कि हमेशा आपको ये हर केस में अप्लाई करना है कि जहां आपको बहुत बड़ा चैप्टर लगे, तो कौन बोल रहा है कि उसको बड़ा करके देखो, आप उसको छोटा कर लो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि आपको यहां से 200 किलोमीटर जाना है। अब आप 200 किलोमीटर देखोगे तो आप बोलोगे सर बहुत लंबा है, बहुत दूर जाना पड़ेगा। लेकिन आप 200 क्यों देख रहे हो? आप ये देखो आपको 50 किलोमीटर ही जाना है, 50 किलोमीटर पर ब्रेक लेंगे, बढ़िया गाड़ी रोकेंगे, ठीक है, चाय पानी पिएंगे, फिर अगला 50 किलोमीटर तय करेंगे। तो क्या हो रहा है, जब आप ब्रेक्स में चीजों को बांट देते हैं ना, तो ब्रेक्स जो रहते हैं तो अच्छे रहते हैं थोड़े से, फिर मतलब वो ऐसा रहता है कि आपका जो डिस्टेंस रहता है वो आपके लिए आसान हो जाता है। द सेम अप्लाइज विथ द चैप्टर्स आल्सो। जहां आपको चैप्टर बहुत बड़ा लग रहा हो ना, तो एक बार में मत पढ़ा करो, उसको अलग अलग सब चैप्टर्स में बांट लो कि आपको एक बार में चैप्टर इतना पढ़ना है, दूसरी बार में चैप्टर इतना पढ़ना है, तीसरी बार में इतना पढ़ना है, अलग अलग पिलर्स में तोड़ दो। ठीक है, तो मेरे शब्दों में मैंने क्या बताया कि हम चैप्टर को समझेंगे कि चैप्टर एक ऑटो की तरह है जो 3 टायर्स पे चल रहा है, 3 पिलर पे टिका हुआ है। ठीक है, अब वैसे घर 3 पिलर पे नहीं बनता, तो फिर इसको ऑटो से एसोसिएट करना पड़ा चैप्टर को। ठीक है, तो 3 पिलर्स आप बना लेना, चैप्टर के 3 पिलर्स बना लेना। वो वाला एग्जांपल ध्यान है ना, मैं आपको हमेशा बताता हूं क्या कि हाथी को कैसे खाएं। हाथी को लिटरली खाना नहीं है जाके, ठीक है, लेकिन अगर आप आपके सामने कोई बहुत बड़ा टास्क रहेगा तो उसको आप कैसे खाओगे? तो हाथी का क्या है कि एक दिन आप क्या करोगे, उसका पैर संभालोगे, एक दिन उसका क्या है, उसकी सूंड संभालोगे, एक दिन क्या करोगे, उसका पेट आधा कर दोगे। ठीक है, तो उस तरह से बेसिकली यहाँ पे वही है कि एक बड़े से काम को अगर आपको बड़े से काम से आपको अगर निपटना है, बड़े से काम को कंप्लीट करना, तो उसको ब्रेक्स में तोड़ दो। ठीक है, तो वही आपको यहाँ पे भी करना है। थंब रूल हमारा ये रहेगा कि हम चैप्टर को सबसे पहले कुछ सब टॉपिक्स में, सब चैप्टर्स में डिवाइड कर देंगे। तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बड़ा है, चलो एग्री कर गया मैं आपके साथ, लेकिन आपको कौन बोल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एक बार में पढ़ो? आप उसे क्या करो, 1 2 3 पिलर पे तोड़ दो। ठीक है, तो पहला पिलर जो रहेगा आपको वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट रहेगा, तो उसमें बस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में जो जो बताया ना चैप्टर में स्टार्टिंग के, उतना पढ़ लो। दूसरा पिलर जो रहेगा तो उसमें सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ना, सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ना। उस पर भी मैं आपको निंजा टेक्निक दे रहा हूं कि कैसे कैसे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आसानी से याद रखी जा सकती है। ठीक है, अब तीसरा पिलर जो रहेगा आपका, तो वो रहेगा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन वाला। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे वो बताता हूं। तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन लास्ट में चैप्टर का तीसरा पिलर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या कर दिया, 3 सब चैप्टर में चैप्टर को बांट दिया। तो पूरा चैप्टर लेंदी था, हमने क्या करा, उसको 3 पार्ट्स में बांट दिया, तो वो आसान रह जाएगा। वही 300 किलोमीटर का सफर तय करना था, तो आपने क्या किया कि 100 किलोमीटर रोज चल लेंगे भाई साहब। ठीक है, तो उस तरह से हम क्या करेंगे, उस तरह से चैप्टर्स को मतलब जो भी चैप्टर रहेगा उसको सब टॉपिक्स में, सब चैप्टर्स में बांट देंगे। ये हर सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट के साथ साथ हर चैप्टर में आप अप्लाई कर सकते हो ये थंब रूल आप, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट। ठीक है, कि ऐसा मैं इसको पेटेंट नहीं करवा रहा हूं, आप सोशल साइंस के अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स में भी जहां आपको दिक्कत जाती है, जहां आपको चीजें लंबी लगती है, बहुत ज्यादा बड़ी लगती है, जैसे बायोलॉजी में, ठीक है, तो वहां आप ये थंब रूल आजमा सकते हो। ठीक है, एक दिन में या फिर कह सकते हैं एक सिटिंग में आप एक ही सब टॉपिक, सब चैप्टर जो आपने डिवाइड किया उसे पढ़ो। ठीक है, अब अगर हम पहले पिलर की बात करें, तो पहले पिलर में जो इंट्रोडक्शन में जो टॉपिक्स थे, तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल लोकेशन, ये तीनों टॉपिक जो है ना, ये तीनों टॉपिक को अगर आप डिवाइड करोगे या तीनों टॉपिक को अगर आप स्प्लिट कर दोगे, तो तीनों टॉपिक को स्प्लिट करने पे आपको सिंपल सी चीज, मतलब तीनों टॉपिक को अगर क्लब कर दोगे, स्प्लिट नहीं, सॉरी, स्प्लिट तो हम आगे वाले टॉपिक्स को करेंगे, ये इन तीनों को क्लब कर देते हैं, तो अब देखो आपस में जुड़े हुए हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से कंपेयर किया, क्या इंपॉर्टेंस है वो सब कुछ, वो कंट्रीब्यूशन की बात कर ली कि कंट्रीब्यूशन कम है तो एनएमसीसी को एस्टैब्लिश किया। ठीक है, उसी के साथ साथ इंडस्ट्रियल लोकेशन को तय करने से पहले आप मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे सोचते हो
समझ में आया, मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे सोचते हो। तो ये आपने क्या किया, ये आपने एक तरह से आप जैसे देखोगे समझोगे तो ये आपने क्या कर दिया कि एक जैसे टॉपिक जो थे ना उनको चैप्टर का एक सब चैप्टर बना दिया, एक सब टॉपिक बना दिया। ठीक है, तो एक बार में इतना पढ़ना आसान रहेगा। ठीक है, इतना पढ़ने एक बार में आसान रहेगा, ये एसोसिएटेड टॉपिक्स हैं। ठीक, अब दूसरा पिलर जो हम बनाएंगे, तो दूसरा पिलर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बेसिकली आपको इंडस्ट्रीज के बारे में बहुत सारा बताया गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज वाला टॉपिक जो है, तो उसमें आपको तरह तरह के क्लासिफिकेशन बताए, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल प्लेड, ऑन द बेसिस ऑफ कह सकते हैं रॉ मटेरियल यूज्ड, ऑन द बेसिस ऑफ कह सकते हैं कि बल्क और हैवी मटेरियल यूज्ड। ठीक है, तो क्या है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। तो अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन बताए हैं, वो सिर्फ क्लासिफिकेशन बताए 2-2 नंबर के हिसाब से। लेकिन जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है बुक के अंदर में, तो दो तरह की इंडस्ट्रीज को आपको एक्सप्लेन किया है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो आप ये मान के चलो कि आपको एक चैप्टर पढ़ाया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, आपको वही पढ़ना है। तो चैप्टर का सेकंड पिलर जो है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज पर टिका हुआ है। अब एग्रो बेस्ड के अंदर और सब टॉपिक है सर, एक और चैप्टर बना दे क्या, नहीं, आसान है। देखो, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में बेसिकली आपको ये पता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर से क्या जहां से रॉ मटेरियल मिल रहा हो वो एग्रो बेस्ड, जहां मिनरल्स एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल किए जाते होंगे वो क्या हो जाएंगे, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हो जाएंगे। तो वही चीज यहां पे बताई गई है। ठीक है, इनफैक्ट मैं आपको यहां पे एक डिस्क्लेमर देता हूं, देखो हम इस चीज के लिए खुश हो सकते हैं लेकिन इस चीज से थोड़ा सा हमें क्या रहना पड़ेगा, कॉशियस भी रहना पड़ेगा कि जो 2021-22 का सर्कुलर आया था ना सीबीएसई का, उसमें उन्होंने एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज का एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं था, सिर्फ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया था। मतलब ये इंडस्ट्रीज कहां कहां देखने को मिलती है जो मैप के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है, सिर्फ वही लिखा था। तो वैसे तो टॉपिक में एक्सप्लेनेशन का कुछ नहीं लिखा है, लेकिन क्या है कि क्योंकि अनसर्टेनिटीज हैं यहां पे, एकदम क्लियरली ऐसा नहीं लिखा है कि ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज को एक्सक्लूड कर दिया है, जैसा आपके जूनियर्स के सिलेबस में क्लियरली लिख दिया है। क्या लिख दिया है कि कॉटन, जूट और शुगर ये वाली इंडस्ट्रीज नहीं पढ़ना है, उन्हें क्लियरली लिख दिया एक्सक्लूडेड। ठीक है, दिस टॉपिक्स आर एक्सक्लूडेड। ठीक है, वैसे आयरन स्टील लिख दिया एक्सक्लूडेड, तो आपको एक्सक्लूडेड नहीं लिखा है, इसके लिए हम सेफर साइड पर पढ़ेंगे, सब आ गया तो एग्जाम में। ठीक है, तो उस केस में पढ़ते चलना। तो बेसिकली समझ में आया सेकंड पिलर पे क्या है, सेकंड पिलर पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ये दो इंडस्ट्रीज आपको पढ़ना है। अब एग्रो बेस्ड की अगर बात करें तो आपको पता है एग्रो बेस्ड निंजा टेक्निक का एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन कौन सी, सर याद नहीं होती, वो तीन सिंपल सी चीज है, काजू के साथ शक्कर मिला के खा लेना आज। ठीक है, काजू के साथ में शक्कर मिलाकर खा लेना, तो काजू शक्कर, तो का से आपका कॉटन ध्यान रख लेना, जू से जूट हो गया। ठीक है, जू से कोई सिर में जू मत ढूंढने लगना। ठीक है, तो का से कॉटन हो गया, जू से जूट हो गया, और शक्कर से आपका क्या हो जाएगा, शुगर, शुगर केन वाली जो शुगर इंडस्ट्रीज, शुगर मिल्स हैं। तो ये तीन इंडस्ट्री काजू शक्कर मिला के खा लेना, तो ध्यान रहेगा एग्जाम तक कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में हमारे को तीन इंडस्ट्री पढ़ना है, कॉटन, जूट और शुगर इंडस्ट्रीज, रहेगा ध्यान हमेशा। ठीक है, अब चलो सर ये तो ध्यान हो गया कि हाँ एग्रो बेस्ड में तीन इंडस्ट्री हमें पढ़ना है काजू शक्कर से। ठीक है, कॉटन, जूट, शुगर, लेकिन इसके अंदर क्या पढ़ना है वो समस्या है। देखो अंदर क्या पढ़ना है उसमें भी मैं आपको एक निंजा टेक्निक बताता हूं। हर इंडस्ट्री का लोकलाइजेशन पढ़ लेना, हर इंडस्ट्री का चैलेंजेस और हर इंडस्ट्री का कुछ ना कुछ एक्स फैक्टर होता है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, आप कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पढ़ेंगे तो यही फॉर्मूला, ये थंब रूल रहेगा यहाँ पे। ठीक है, क्या थंब रूल रहेगा कि कॉटन इंडस्ट्री जो है, तो कॉटन इंडस्ट्रीज का लोकलाइजेशन आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि कंटेंट जो अंदर पढ़ना है उसमें क्या है, कॉटन इंडस्ट्री का लोकलाइजेशन गुजरात और महाराष्ट्र वाले बेल्ट में क्यों है, ब्लैक सॉइल है, मार्केट है, क्लाइमेटिक कंडीशन सूटेबल है, लेबर अवेलेबल है, ये सारे फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अब चैलेंजेस क्या फेस करती है, तो सिंथेटिक फाइबर हो गया, सिंथेटिक फाइबर के बाद में क्या है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है, उतनी अपग्रेडेड नहीं है, और एक पावर इरेटिक, मतलब इरेटिक सप्लाई ऑफ पावर हर इंडस्ट्री में आप चैलेंज के फॉर्म में डाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लोकलाइजेशन हो गया, चैलेंजेस हो गया। तो लोकलाइजेशन, चैलेंजेस, दो आपने पैरामीटर्स याद ध्यान रख लिए जिससे आपको हर इंडस्ट्री को पढ़ना है, लोकलाइजेशन, चैलेंजेस। अब एक्स फैक्टर्स की बात करें तो हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ एक्स फैक्टर है। कैसे कुछ ना कुछ एक्स फैक्टर है, तो यहां पे ये जो इंडस्ट्री है आपकी, इसमें क्या एक्स फैक्टर होगा बताओ। तो आपको पता है कि कंप्लीट इन वैल्यू चेन है, आप जैसे कहोगे तो क्या धागा तो अच्छा बना रहे सर, हम स्पिंडल्स अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, यार्न तो बहुत हाई क्वालिटी का बन रहा है लेकिन वो फैब्रिक जो है उसको हम वोव नहीं कर पाते हैं। तो स्पिनिंग अच्छा सेक्टर है लेकिन वीविंग सेक्टर कमजोर है। तो ऐसे ये एक एक चीज याद रख लेना एक्स फैक्टर वाली। ठीक है, बाकी हर इंडस्ट्री में, जैसे कॉटन का बताया वैसे जूट में भी लोकलाइजेशन हुगली बेसिन पे क्यों है वो ध्यान रखना है कंटेंट में, और जूट क्या चैलेंजेस फेस करता है। तो जैसे अगर आप क्या देखेंगे, जूट में आप देखेंगे तो इंडिया जो है, तो इंडिया में कह सकते हैं जो दूसरे प्लास्टिक बैग्स, इंडिया के साथ साथ दूसरी कंट्रीज में भी प्लास्टिक बैग्स का बढ़ना, दूसरे कॉम्पिटिटर्स भी जैसे इजिप्ट हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ध्यान आ रहा है। तो जूट का भी क्या ध्यान रख लेना, सबका जूट का भी आपको क्या ध्यान रख लेना है, चैलेंज ध्यान रख लेना है। वैसे शुगर है तो शुगर इंडस्ट्रीज जो है, तो शुगर इंडस्ट्रीज में भी आपको वही चीज
लोकलाइजेशन कहाँ है उसका, तो लोकलाइजेशन आपको पता है कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में है, कारण क्योंकि वो क्लाइमेटिक कंडीशन सुटेबल है, जो क्या करती है, जो ज्यादा लंबा क्रशिंग पीरियड दे देती है। चैलेंज क्या है, तो चैलेंज ये है कि वो बैगेज का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, चैलेंज ये है कि ओल्ड और ट्रेडिशनल टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हर इंडस्ट्री को, इनफैक्ट एक इंडस्ट्री में आपसे कहूंगा एक वाइल्ड कार्ड एंट्री यहां पे भी करवा दो, मतलब वो एग्रो बेस्ड नहीं है, मिनरल बेस्ड, लेकिन उसका भी यही पॉइंट लग जाएगा, किसका, आयरन एंड स्टील का। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में भी आप यही थंब रूल इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या कि आयरन एंड स्टील के अंदर कंटेंट क्या ध्यान रखना है सर, तो लोकलाइजेशन उसका छोटा नागपुर प्लेट्यू पे क्यों है, क्योंकि वहां पे क्या है, आपको क्या देखने को मिलेगा, रॉ मटेरियल अवेलेबल है, कोल अवेलेबल है, ठीक है, कोल अवेलेबल होने के साथ साथ मार्केट भी अवेलेबल है, लेबर भी मिल जाता है, ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। और वही चैलेंजेस क्या फेस करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो ओल्ड ट्रेडिशनल वो कह सकते हैं कि हाई कॉस्ट ऑफ कॉकिंग कोल, ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा कि उसके बाद में एक्सपोर्ट हो जा रहा है, तो जो इरेटिक पावर सप्लाई है, लेबर का आउटपुट उतना नहीं है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, उसके चैलेंज हो जाएंगे। तो ये तीन तो है ही है, प्लस में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री करवा के आप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को भी इन्हीं पैरामीटर्स पे ध्यान रख सकते हैं। सबके एक्स फैक्टर भी होते हैं, जैसे जूट का एक्स फैक्टर क्या है, जूट का एक्स फैक्टर ये है कि इसकी डिमांड बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, और एक्स फैक्टर आप ये लिख सकते हो कि पार्टीशन के टाइम में इसने एक बहुत बड़ा सेटबैक फेस किया था। क्या सेटबैक फेस किया था जूट इंडस्ट्री ने पार्टीशन के टाइम पीरियड में, कि हमारे जैसे अगर आप देखेंगे जूट प्रोड्यूसिंग मिल्स और जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज दोनों अलग अलग हो गए थे, ठीक है। वैसे अगर शुगर की बात करें तो शुगर में एक्स फैक्टर आप क्या लिख सकते हो कि एक ऐसी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है जिसका कंसंट्रेशन आपको महाराष्ट्र की तरफ ज्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो साउथ इंडिया की तरफ मूव कर रही है, क्यों, क्योंकि क्रशिंग पीरियड ज्यादा है। तो कुछ भी एक एक एक्स फैक्टर ध्यान रख लें जिससे आप चैप्टर स्टार्ट, मतलब आंसर स्टार्ट कर सकते हो। उस एक्स फैक्टर के अलावा लोकलाइजेशन और चैलेंजेस जो है, ये चीज ध्यान रखी जा सकती है, ठीक है। चलो तो अब एक बार मुस्कुराओ मेरे साथ और बोलो हाँ सर, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है, मतलब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है, वो उसमें काजू शक्कर मिला के खा लेंगे तो हमें ध्यान रहेगी कॉटन जूट और शुगर इंडस्ट्री ध्यान रखना है, और उसके अंदर कंटेंट क्या ध्यान रखना है, वो भी तो बड़ा नहीं है ना, चैप्टर छोटा हो गया। तो आपने सबसे पहले सब टॉपिक्स में, सब चैप्टर्स में डिवाइड कर देना है, ठीक है। आप दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज 0.2 पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपने क्या करा, उसमें आपने क्लासिफिकेशन में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री को ऐसे पढ़ लिया, ठीक है। अब अगर हम देखें तो जैसे आपने क्या करा एग्रो बेस्ड का पढ़ा, वैसे आपको मिनरल बेस्ड का भी बता देता हूं। आप सोच रहे हो सर अब आएगा ना मजा, मिनरल बेस्ड में तो दिक्कत है। देखो मिनरल बेस्ड में सबसे पहले तो आपको सिर्फ इंडस्ट्रीज ध्यान रखना है। आयरन एंड स्टील का तो मैंने आपको बता ही दिया कि उसके अंदर का कंटेंट कैसे ध्यान रखना है, ठीक है। आयरन एंड स्टील के अंदर का कंटेंट भी इसी थंब रूल के साथ याद हो जाएगा, इसी थंब रूल के साथ ध्यान हो जाएगा। बाकी दूसरी जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है, तो वो है कौन कौन सी सर, यही ध्यान नहीं होती है, 5-6 है। तो उसको देखो मैं आपको एक सिंपल से 2 आपको निमोनिक्स बताता हूं, वहां पे क्या निंजा टेक्निक रहेगी हमारी। तो मिनरल इज इक्वल टू मिनरल, वो तो नाम ही बता रहा है कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री मतलब वो सारी इंडस्ट्री जहां से मिनरल डिराइव करते हैं हम, ठीक है। तो अब ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में देखो क्या है, ये 2 लाइन ध्यान रखना, कबाड़ी वाला देखा ना आपने, तो लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम, ठीक है, सारा वो प्लास्टिक भी ले जाता है, तो सारी इंडस्ट्रीज क्या ले जाता है, कौन ले जाता है, कबाड़ी वाला, मतलब कबाड़ी वाले से जुड़ी हुई है। तो लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम सब कबाड़ी वाला पिघला देता है केमिकल से। तो हम अभी के लिए मान लेते हैं कि कुछ केमिकल वगैरह का इस्तेमाल करता होगा, तो सब पिघला भी देता है वो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 4 इंडस्ट्री, मतलब 3 इंडस्ट्री जो आपकी किस में आती है, 3 इंडस्ट्री जो आपकी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आती है, वो ध्यान कर लिए। तो कौन कौन सी है, लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम, केमिकल, ठीक है। तो लोहा स्टील में क्या हो जाएगा, आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, और तीसरी केमिकल इंडस्ट्री। तो 2 स्टेटमेंट याद रखना है आपको, संडे के दिन आपकी सबकी कॉलोनी में आता होगा, ठीक है, कबड्डी वाला, तो एक तो वो ध्यान रहेगा, और दूसरा स्टेटमेंट ये ध्यान रख लेना आप, बस आप आंख बंद करो और मैं जो बोल रहा हूं ना वो विजुअलाइज कर लो कि हमने क्या देखा है। देखो मैं भी पीछे नहीं देख रहा हूं, हमने देखा कि खेतों में जब एक्सेसिव फर्टिलाइजर, तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आ गई, एक्सेसिव फर्टिलाइजर डाला जाता है, उससे जमीन ठोस हो जाती है सीमेंट के रोड की तरह, ठीक है। तो सीमेंट के रोड की तरह जब क्या है, जमीन ठोस हो जाती है, तो अब सीमेंट के रोड पे आप गाड़ी दौड़ा सकते हो, गाड़ी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आ गया। कहानी ध्यान रखो कि हाँ खेतों में सर फर्टिलाइजर डालते हैं तो उससे जमीन ठोस हो जाती है सीमेंट के रोड की तरह, सीमेंट इंडस्ट्री आ गई, उस पर हम गाड़ी दौड़ा सकते हैं, इतनी ठोस हो जाती है। तो ऑटोमोबाइल भी आ गई, और ये सब आपने कहां देखा, तो आजकल आप मोबाइल से पढ़ते हो, तो ये सब आपने मोबाइल में देखा, ठीक है। तो एक अब क्या हो रहा है कि आपने वो रटना नहीं पड़ रहा है, आपने कहानी में सारे मोतियों को पिरो दिया, ठीक है। तो दूसरा, ये 2 स्टेटमेंट से आपके 6 के 6 क्या हो जाएंगे, आपको सारी इंडस्ट्रीज ध्यान हो जाएगी कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री एक है, तो लोहा, स्टील, एल्यूमिनियम ये सब कबाड़ी वाला पिघला देता है केमिकल से, तो ये 3 इंडस्ट्री ध्यान हो गई। उसके बाद में खेतों में फर्टिलाइजर डालने से जमीन सीमेंट के रोड की तरह हो गई कि गाड़ी दौड़ा लो, ठीक है। तो खेतों में फर्टिलाइजर मतलब फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एक हो गई, सीमेंट इंडस्ट्री दूसरी हो गई, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तीसरी हो गई है। और ये हमने मोबाइल में देखा, मोबाइल मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये आपकी इंडस्ट्रीज ध्यान हुई कि नहीं हुई, मुस्कुराओ, ठीक है। तो यहां पे आपकी इंडस्ट्रीज जो है
मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है वो आपको ध्यान हो गया, ठीक है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज ध्यान हो गई है, तो अब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्या एक कदम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि इनको याद, इनके अंदर कंटेंट कैसे ध्यान करेंगे। तो आयरन स्टील का तो मैंने आपको थंब रूल बता ही दिया कि ये रहेगा। बाकी एल्यूमिनियम, केमिकल, फर्टिलाइजर, सीमेंट, ऑटोमोबाइल, ठीक है, और कह सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जो है ना, तो इसमें आपको सिर्फ एक एक दो दो बातें ध्यान रखना है। क्या बातें ध्यान रखना है? फॉर एग्जाम्पल हमने कोई सी भी उठाई सीमेंट इंडस्ट्री, तो आपको पता है पहला प्लांट चेन्नई में लगा था। सीमेंट इंडस्ट्री जो है तो वो क्या है, गुजरात की तरफ कंसंट्रेटेड है, ताकि वो वेस्ट एशिया के डेवलपमेंट में क्या कर ले, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्री जो है तो फॉरेन एक्सचेंज लाके देती है हमें, ठीक। तो क्या हो गया कि हर इंडस्ट्री के कंटेक्स्ट में एक एक बातें ध्यान रखना है बस। कोई भी उठा लो आप, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री उठा लिया तो क्या है, ऑटोमोबाइल में हमें पता है कि 1991 के बाद में आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है कि लिबरलाइजेशन जब हुआ तो उससे क्या हुआ, उससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज आई, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डाइवर्सिफाई हो गई, ठीक है। तो ऐसे आपको रेयरेस्ट चांस है कि क्या होगा, रेयरेस्ट चांस है कि आपको पूरा शॉर्ट नोट किसी एक इंडस्ट्री पे उठा के दे दिया जाए लिखने को, लेकिन आपको हर इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में कौन सी इंडस्ट्री है और उसको किस अप्रोच के साथ एक एक पॉइंट ध्यान रख के आगे बढ़ना है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर का सेकंड पिलर भी आपने कंप्लीट कर लिया। चैप्टर के थर्ड पिलर पे अगर आगे बढ़े हम, तो थर्ड पिलर क्या है हमारा, देखो तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये वाला जो टॉपिक्स है दो। तो अब क्या हो रहा है, देखो चैप्टर के अलग अलग पिलर क्यों बनाए कि इंट्रोडक्शन में एक जैसे टॉपिक थे, कंट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब कुछ, ठीक है। सेकंड पिलर में एक जैसे टॉपिक थे कि आपने क्लासिफिकेशन देखा एग्रो बेस्ड का और मिनरल बेस्ड का। अब ये थर्ड पिलर में एक जैसे टॉपिक है, क्या कि इंडस्ट्रीज तो है, तो वो इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन करती है, एनवायरमेंट को डिग्रेड करती है, और तीसरी चीज क्या है कि उन इंडस्ट्रीज के चलते जो पॉल्यूशन हुआ, जो डिग्रेडेशन हुआ, उसे कंट्रोल कैसा किया जा सकता है। यहां पे टिप क्या रहेगी जो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जीवन में समस्याएं तो आएगी, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से क्या आ गई, समस्याएं आ गई, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना, समस्या नहीं समाधान पे फोकस करना है। तो वहीं पे उससे जुड़ा हुआ टॉपिक क्या है कि हमें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हो रहा है तो उसके कंट्रोल पे, जो पॉल्यूशन हो रहा है उसके कंट्रोल पे फोकस करना है। तो ये जो दो टॉपिक्स हैं ये एक साथ आप एक साथ जोड़ के पढ़ सकते हो, ठीक है। तो टिप आपकी वही रहेगी कि समस्या नहीं समाधान पे फोकस करना है। तो जैसे अगर आप देखोगे तो यहां क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और डिग्रेडेशन। तो अब आपको पता है कि एनवायरमेंट में एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, नॉइज पॉल्यूशन होता है, थर्मल पॉल्यूशन होता है, तो वो सारे पॉल्यूशन एक साथ पढ़ लेना, ठीक है। और साथ ही साथ में क्या, इन्हीं पॉल्यूशन के सोल्यूशन बताए गए हैं, पॉल्यूशन के सोल्यूशन बताए गए हैं। तो उसमें आप क्या, जैसे एयर है तो एयर पोल्यूशन का सोल्यूशन बताया गया है कि स्मोक स्टैक्स जो है तो वहां पे क्या है, फैब्रिक फिल्टर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, ये सारी चीजें लगाई जाए, ठीक है, स्क्रबर्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाए। वाटर पोल्यूशन है तो अलग अलग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी मेथड से क्या किया जाए, पानी को वो ट्रीट किया जाए, वेस्ट वाटर को। थर्मल पोल्यूशन है तो क्या है, ये रेगुलेट किया जाए कि थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह डिस्चार्ज ना करें हॉट वाटर, जिससे मराइन लाइफ इफेक्ट ना हो, ठीक है। नॉइज पोल्यूशन है तो क्या, नॉइज अब्सॉर्बिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाए। तो जो समस्या है उसके समाधान पे, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक, दोनों टॉपिक एक साथ याद होगा कि जो प्रॉब्लम्स है उसी के सोल्यूशन आपको कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में लिखना है, वेरी सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये दोनों टॉपिक को भी एसोसिएट कर लिए। और क्या होता है कि इसी का एक एग्जांपल दिया गया है कि एनटीपीसी छोड़ दी वे, तो एनटीपीसी ने किस तरह से एनवायरमेंट पोल्यूशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पे काम किया है, समझ में आया। तो मैंने वैसे तो आपको जो कहानी सीरीज है, तो उस कहानी सीरीज में सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाई है ना। तो कहानी सीरीज में सारी चीजें बहुत अच्छे से समझा दी है, वहां पे आपको क्लियर कर दिया था कि एक स्नैप रिकैप भी हो जाएगा सब कुछ। लेकिन ये स्पेसिफिकली बच्चे आज भी कमेंट सेक्शन में लिख के बता रहे हैं कि सर ये समस्या है, और भी कोई समस्या है आपको, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग पैकेट का धमाका उसी चीज के लिए कि आप बस समस्या बताओ, मैं अपने एंड पे जो हो सकता है उसका सोल्यूशन आपको दूंगा, ठीक है। सो दिस वाज द वंडरफुल स्टोरी अबाउट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दी कैसे आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बहुत आसानी से अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, मतलब वही है ना कि हमने कुछ ना कुछ क्या किया, तोड़ जुगाड़ करके कोशिश की कि कैसे आसानी से याद किया जा सके। वो जो प्रॉब्लम थी कि लेंथी लगता है, उसको कैसे छोटा किया जा सकता है। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट, आपको सारी चीजें समझ में आई। कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा, और आपकी जो और प्रॉब्लम्स है वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक मेरी बात बहुत अच्छे से सुन लेना, और इंपॉर्टेंट क्या कि अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल जो है ना, तो ये बस अब खत्म होने वाला है, ठीक है। ये मैं आपको बार बार हर बार कहता था कि वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जैसी चीज है। 23 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये ऑफर था, ठीक है, जिसमें आपको 45 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन, नॉर्मली ये 45 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको 299 में नहीं, लगभग 10,000 रुपए में मिलता है अनअकैडमी पर। लेकिन ये, ठीक है, लूट ले जाओ टाइप का ऑफर है, तो 299 में, और 299 को भी कम कर सकते हो आप, कितने पे ला सकते हो,
10%, 20% मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल सकता है। तो ये आपको और सस्ते में बैठ जाएगा इफ यू आर यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज, ठीक है। तो और इसका एडवांटेज क्या, देखो खास करके जो आप लोग हैं, मतलब जो टर्म 2 अभी देने वाले हैं, तो मैं आप लोगों के लिए एक लास्ट बैच ला रहा हूं, मतलब क्योंकि आप फिर पास आउट हो जाओगे। वो क्या होने वाला है, डाउट सॉल्विंग बिफोर द फाइनल एग्जाम, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जो आपके गैप रहेंगे एग्जाम में, ठीक है, गैप रहेंगे ना 10, 11, 12, 13 SST के एग्जाम के पहले, तो वहां पे 2 बजे से 1 घंटे के लिए डेली अवेलेबल रहूंगा मैं अनअकैडमी प्लस पर, और प्लस पर आप मुझसे डायरेक्ट इंटरैक्ट करके अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो। तो दिस इज समथिंग विच इज बेनिफिशियल फॉर यू, यू शुड लुक फॉर दिस, ठीक है। आज और कल का दिन बचा है बस कि 30 तारीख को, क्योंकि ये लास्ट ऑफर है, ठीक है, 30 तारीख को लास्ट ऑफर है। तो आई होप यू पीपल एंजॉयड दी वीडियो, आपको सारी चीज समझ में आ गई है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना तो आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, इसी तरह से और प्यारे प्यारे से आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग पैकेट्स लाता रहूंगा। तब तक स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, रिवीजन करते रहिए। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।